अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस वक्त जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मसला समझा जा रहा है वो है यूक्रेन पर रूस का किया गया हमला और उसके असरात क्या होंगे। पूरी दुनिया जहां रूसी सदर पर तनकीद भी कर रही है और इस हमले को कंडम कर रही है, वहीं रूस से ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले को रोका जाए ताकि मासूम शहरियों की जो हलाकत है उसको रोका जा सके और यूक्रेन के अंदर जो मामला हैं वो सेटल डाउन हो सकें। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए वो ये है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लगभग 23 साल बाद वज़ीर आज़म जो है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब गए थे, इसके बाद जरदारी साहब भी गए, साबिक आर्मी चीफ राहीम शरीफ जब वो आर्मी चीफ थे तब उन्होंने रूस का विजिट किया था। तो मुलाकातें वक्तन फवक्तन होती रही, लेकिन बायलैटरल टॉक्स हेड ऑफ अवर कंट्री का कह लें वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ साहब के बाद ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूस जा रहे हैं, रूसी सदर से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। और कई माशी मुआहदे भी हुए हैं, कई जो एक इम्पॉर्टेंट था पाकिस्तान का, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है और एनर्जी क्राइसिस डायरेक्टली कनेक्ट है पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू महंगाई के साथ भी। तो उस पर भी रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मामला सेटल्ड हो रहे हैं और उसमें बेहतरी भी आ सकती है। लेकिन दुनिया ये कह रही है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और पूरी दुनिया रूस को पर तनकीद कर रही है, पूरी दुनिया व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद कर रही है, वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रूस के सदर से मिल रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट कैसा जाएगा इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे समय बात करेंगे मुल्क की जो सियासत है। मार्च का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि परसों पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आ रहा है, अदम एतमाद भी आ रहा है। पूरी अपोजिशन मिल के टफ टाइम देना चाहती है हुकूमत वक्त को, तो जो टारगेट है अपोजिशन के क्या वो पूरे हो पाएंगे, क्योंकि 3.5 सालों में अपोजिशन ने जो कहा उस पर कामयाबी नहीं मिली। तो क्या ये मुमकिन होगा अपोजिशन के लिए कि अब की बार अपोजिशन को किसी तरह की कामयाबी मिल सके। तो इस पर बात करने के लिए मुझे जान के दिफाई तजिया का जनाब इजाज़त साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी रजा रूमी साहब हैं, रजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सहाफ़ी सुमेरा खान साहब हमारे साथ। सुमेरा खान साहब बहुत शुक्रिया इन माई शो। जनरल एजाज अवान साहब, सर किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म का दौरा रूस सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले दो बातें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि आज तमाम चैनल्स पे ये बात हो रही है और ये एक बड़ी मिसपरसेप्शन है कि शायद दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है जी। और हम एक ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं और वेस्ट और अमेरिका को हमने यकसर नजरअंदाज करके या उनसे खुदा न खास्ता कता ताल्लुक करके हम इस ब्लॉक में चले गए। कोई 2 ब्लॉक्स नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये विजिट जंग लगने के बाद तय नहीं हुआ। ये विजिट इससे पहले बहुत, जिस तरह अभी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि हम बहुत सालों से रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस विजिट का फैसला भी इन हालात की कशीदगी से पहले हो चुका था। इसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और अब ये विजिट होना तय पाया था। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मेरी दानिश के मुताबिक बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने इस विजिट को कैंसिल नहीं किया। ये तो है 2 बातें जिनको मैं बुनियाद बना के आगे बढ़ूंगा। अब जरूरत क्यों? अच्छा साहब, एक कंफ्यूजन क्लियर कर दे सर, एक कंफ्यूजन आप ये करें कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, मतलब ये क्लियर ये समझा दीजिए कि ब्लॉक हैं भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं सर? मैंने पहले वजाहत यही किया कि दुनिया में कोई 2 ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक पॉलिटिक्स इस वक्त नहीं हो रही। यस, रीजन्स जो है दुनिया अब बहुत इंडिपेंडेंट होके सॉवरेन स्टेट्स अपने अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, फिर पाकिस्तान की दे दूंगा जी, कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक कमांड में बुनियादी रोल है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे और डिफेंस के भारी मुआहदे वो अमेरिका के साथ कर रहा है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसने रशिया से खरीदा है और $115 बिलियन का ट्रेड वो चाइना के साथ कर रहा है, जिसके साथ उसके बॉर्डर पे झगड़े भी हो रहे हैं। दलाई लामा को भी अपने पास रखा हुआ है और अपने अक्साई चीन के एरिया के क्लेम्स पर भी वो अपनी जगह पे कायम है। तो अगर इंडिया ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि तीनों बड़ी कुव्वतों को, तीनों वीटो पावर्स को एंगेज करके तीनों से अपने मफाद हासिल कर रहा है, तो हम क्यों चाहते हैं? दिस इज द पॉइंट सर, दिस पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरफ देखे। बहुत अच्छी बात है सर, इसके लिए मैं आपको अलग से दोबारा इसी सवाल पे, बगैर सवाल के इसी पॉइंट पे टाइम दूंगा सर। रजा भाई, ये तो बड़ी वैलिड बात जनरल साहब ने कर ली। मतलब जितने भी
जो सफारती गुरु माने जाते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सभी से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, तो रशिया से क्यों दूरी थी और क्यों दूरी रही, इस पर भी एक डिबेट हो सकती है। और अगर हम आज रशिया जा रहे हैं तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी फिर एक सवाल आज ये उठता है। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए किस तरह देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी, क्योंकि दुनिया भर अगर तनकीद कर रही है व्लादिमीर पुतिन पर, वहीं हम उसको गले लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दबे लफ्जों में जा तो रहा है सर। जी अदनान, मेरे ख्याल से जनरल साहब ने बड़ी सही बात की कि खारजा पॉलिसी तो आजाद होनी चाहिए और कैंपों में बटी नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया अपनी हर जगह पत्ते खेल सकता है। रजा भाई ठीक करिए, जुमला ठीक करिए सर, उनकी ग्रामर में था होनी चाहिए नहीं, वो कहते हैं एग्जिस्ट करती है। आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि है सर। एक्सेप्ट कर लेता हूँ अदनान, ऐसी बात नहीं है। नहीं ना करें सर, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं उनका ओपिनियन क्लियर कर रहा हूं सर, उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचे। देखिए एक होता है कि आप आइडियलिस्टिक बात करें और एक होती है कि जो जमीनी हकायक होते हैं यानी रियलिज्म या हकीकत पसंदी देखें। देखिए मसला ये होता है कि खारजा पॉलिसी जो भी होती है ना, वो आपके दाखिली अमूर जो होते हैं, आपकी जो सियासी माशी इस्तेकाम, उसकी अक्कास होती है। अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, आपकी मईशत मुस्तहकम है, ग्रो कर रही है और आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसी तरह से खेल सकते हैं पत्ते। लेकिन हमारी मसला यहाँ पर यह है, और अभी इस गवर्नमेंट में नहीं है, पिछले 10-15 साल से खसूसन ये रहा है कि हम IMF के पास बार बार जाते हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 2 बार, PMLN गई, IMF फिर दोबारा अप्लाई किया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी जाना पड़ा। अब दोबारा जाने के लिए 1 साल नाको चले जगवाया IMF ने, क्या क्या शर्तें हमसे मंजूर करवाई हैं। मुल्क की सॉवरेनिटी को दाव पर लगा के स्टेट बैंक का कानून देखे ना, वो सब उनको खुश करने के लिए उन्हें किया ना। तो बात यह कि हमारी इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि हम उस तरह से वो कर सके। हमें बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम माशी तौर पर अपनी मैशत को हमने कमजोर किया हुआ है। तो ये एक अहम, और हमारी जो माशी मफादात हैं वो मगरबी कैंप से जुड़े हुए हैं। हमारी 60% के करीब इख्तिलाफ तो आज है ना सर, आप में और जनरल साहब के ओपिनियन में। आप कैंप बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं देयर इज नो कैंप। आप ये चाह रहे हैं कि लड़ाई हो? नहीं, लड़ाई नहीं करा रहा सर, अल्लाह माफ करे, मैं तो लड़ाई के बिल्कुल हक में हुई नहीं। तभी मैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के हक में भी नहीं हूँ। तभी मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते लेट भी कर सकते थे वैसे। तो उन्होंने बात नहीं बनाई, रूस ने और यूक्रेन ने लड़ेंगे नहीं। नहीं सर, आज ना आप लड़ेंगे और ना ही सुनहरा लड़ेंगे, आज कोई लड़ाई वाला मूड नहीं है किसी का सर। नहीं ठीक है, तुम्हारी रेटिंग के लिए वो भी कर लेंगे, हुक्म कर दिया करो। लेकिन बात पता क्या है, देखो हमारे वफादात जुड़े हुए यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके से 60% एक्सपोर्ट्स वहां से आती है। FATF के चुंगल में फांस के रखा था पाकिस्तान को इन्हीं वेस्टर्न पावर्स ने। IMF के प्रोग्राम के ऊपर हमें बंद किया था। अभी कल देखो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो आ गया है। हालांकि दुनिया में कौन से ऐसे बैंक है जो ये काम नहीं कर रहे। हमने कितनी FATF के ऊपर मेहनत की है। पाकिस्तान में तो पता नहीं इतने कानून लागू हो गए। मैं भी आया हुआ था तो वहां पर तो आपका अकाउंट नहीं खुलता, 6-6 बार अंगूठे लगवाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उसके बावजूद हमें पनिश किया जा रहा है। तो अभी मसला यह कि हमें अपनी बड़ी सोच समझ के आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हम किसी कैंप का हिस्सा बने। मैं कह रहा हूं कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम खड़े होकर ये कह सके जी अब अमेरिका को छोड़कर और मगरिब को कहेंगे जी आप भाड़ में जाएं और हम रूस और चीन के साथ हमने ये विजिट करके क्या यही मैसेज दिया जो आप बताना चाह रहे हैं? यही मैसेज दिया कि गुड बाय मैसेज नहीं दिया। पहले तयशुदा दौरा था, मैसेज तो वो नहीं दिया। वो तो तयशुदा था। इमरान खान को क्या पता था कि वहां पे जाएंगे तो पुतिन चढ़ाई कर देगा यूक्रेन पे। लेकिन दुनिया तो ऐसा दिखती है ना। देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। सुमाइरा खान साहब, दुनिया किस तरह देखती है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की इस नई नहज को? अदनान, हम गुज़िश्ता 7-8 बरस से देख रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी जो अहम एक चीज बहुत ही मर्ज होकर सामने आई है, जलसा बैठे हुए दुरुस्बा एक्सरसाइजेज, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी बाकायदगी से ये मशकें जो है पिछले कई वर्षों से मुनक़िद की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौजी वहां जाते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं, तरबियत हो रही है। और भी बहुत सी
ایسی کلاسیفائڈ چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان اور رشیا کا ڈیفنس کوآپریشن جو ہے بہت انہانس ہوا ہے, وچ از obviously اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور اوور لک بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جن دو ممالک کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن بہت ہائی لیولز کے اوپر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ تک ڈسکس ہو رہا ہو, وہ اگنور کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اور پچھلے 7-8 برسوں سے یہ تعلقات بہت زیادہ بڑھے ہیں, کم نہیں ہوئے, بیک فٹ پر نہیں گئے. پھر ابھی افغانستان کا جو فال آف کابل ہوا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہمارے امبیسڈرز وہاں پہ, جو ہماری وہاں پہ ڈپلومیٹک ٹیم تھی, میں وہاں پر تھی, میں نے دیکھا وہاں پہ بڑا ایک کلوز کوآپریشن تھا رشیا, ترکی, چائنا, پاکستان. تو اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان آئے افغانستان سے نکل کر, تو یہاں پر بھی ابھی S-400 کا سب نے ذکر کیا, میں اس کو بڑا کلوزلی اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہوں. PLA پیکج کے طور پہ جو ہمارا چائنا کے ساتھ ایک ڈیفنس پروکیورمنٹ کا پلان ہے, اسی طرز کے اوپر پچھلے سال جب سارگل لروب آئے تھے پاکستان اور انہوں نے ایک بلینک چیک کی بات کی تھی, if you remember that ایک پریس ٹاک میں, اس کا مقصد یہ تھا جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ Su-30 فائٹر جہاز اور S-400 جو کہ باقی 3 ممالک کے پاس بھی انٹرسٹنگلی موجود ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے کے تحت, روس, چین اور ترکی, ان تینوں کے پاس S-400 ہے. بھارت نے امریکہ کو ناراض کر کے روس سے سسٹم لیا, لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ رشیا خود چاہتا ہے کہ PLA پیکج کی طرز پہ پاکستان کو یہ سسٹم دیا جائے. آپ نے بات کی نا کہ انڈیا نے امریکہ کو ناراض کر کے, انڈیا تو اس پوزیشن میں ہے سمیرا کہ وہ ناراض کر سکتا تھا, کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کو ناراض کر کے رشیا سے تعلقات بنا سکے؟ پاکستان وہ ملک ہے سمیرا جو ملیشیا اور ترکی کے ساتھ اکیلے روم میں 3 کرسیاں رکھی گئیں, 3 سربراہ مملکت بیٹھے اور مکر گئے, ہم سفید مکر گئے. جو ملک ایک کمٹمنٹ کسی تھرڈ ملک پہ کہنے پہ نہیں برداشت کر سکتا, اور وہ تھرڈ ملک کو ورلڈ پاور نہیں ہے, یو نو دیٹ, اس کی کوئی اکانومی میں کوئی بہت بڑی ساکھ بھی نہیں ہے ورلڈ اکانومی میں. بھائی روس کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس کا ریئیکشن ورلڈ اکانومی والے آپ کے اوپر ڈالیں گے, اس کے اوپر سپر پاور آپ کے اوپر ریئیکشن ڈالیں گے, تو کیسے ووٹ کریں گے آپ؟ عدنان, آج آپ نے فارن منسٹر کی اگر ٹاک سنی, میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ فارن منسٹر آپ کیا وہ میسج مجھے بتا سکتے ہیں کہ امریکی, انہوں نے خبر بریک کی بڑی انٹرسٹنگ کہ ہم سے امریکہ نے رابطہ کیا جانے سے پہلے, اور ایک معصومانہ سوال ہوا, ہم نے اس کا معصومانہ جواب دیا. تو مائی کوشچن بیسڈ آن دیٹ کہ آپ سے کس ٹیئر لیڈرشپ کا رابطہ ہوا, انہوں نے آپ سے کیا کہا, تھنک اٹ فیزیبل, تو آپ ذرا شیئر کر دیجیے. اینڈ ہی وہ مسکرائے, نہیں تو دیکھ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے. تو میں نے کہا سر جو مجھے لگتا ہے وہ تو بحث لمبی ہو جائے گی پھر, تو آپ بحیثیت وزیر خارجہ بتا دیں کہ آپ کو کیا میسج آیا. تو انہوں نے کہا کہ چلے اس کو سینئر ترین آفیشل کے طور پہ رکھتے ہیں, تھوڑی خسر پسر بھی کی انہوں نے فورن سیکرٹری کے ساتھ, تو نام خیر نہیں بتایا انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ سینئر آفیشلز ایک بہت اہم ترین شخصیت ہے جو کہ میرے حساب سے وینڈی شرمن ہو سکتی ہے یا وہ سیکرٹری بلنکن ہو سکتے ہیں. لیکن جو میری اطلاعات کے مطابق امریکہ نے, عدنان سن لیجیے, امریکہ نے پاکستان کو اپنا دورہ منسوخ تو نہیں البتہ مؤخر کرنے کا کہا تھا, جو پاکستان نے انکار کیا. انہوں نے اپنا دورہ مکمل کیا اور اس دورے کو کامیاب بھی قرار دیا. امریکہ, اگر روس کا دورہ کامیاب ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بریک پہ جا رہا ہوں جنرل صاحب, جنرل صاحب آپ کو اوپینین بغیر سوال کے ہوگا بریک کے بعد کہ تینوں ورلڈ پاورز کے ساتھ بیلنسڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, کیسے کرے گا پاکستان؟ ایک بریک. ویلکم بیک. جنرل صاحب, سمیرا خان فیلڈ صحافی ہے اور یہ ٹھنڈے اے سی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا صحافی جو ہے نا, وہ فیلڈ صحافی کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. لیکن سر کچھ ہوتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز, مطلب وہ ملک جو 3 مہینے پہلے تک وہ 3 ملکوں کو 2 ملکوں کو بٹھا کے اور کمٹمنٹ سے بھاگ گیا, میں کیسے مان لوں کہ وہ ملک امریکہ کے کہنے پہ روس چلا گیا؟ اچھا ویسے ہمارے ہاں ہمارے جو مین ٹیئر لیڈرشپ ہے نا, جو ملک چلاتی ہے, ان کے لیے کسی بھی ملک کا کسی ڈپارٹمنٹ کا نائب نا وہ بہت بڑا عہدہ مانا جاتا ہے, اس میں بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ ہمیں فون آ گیا. تو سر اوور ٹو یو, ذرا سنانا کہ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ امریکہ نے منع کیا اور پھر ہم اس کے باوجود بھی چلے گئے, تو امپیکٹ کیا آئے گا؟ دوسرا سر, کیسے پاکستان جس کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے, انٹرنل کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, ریجن آپ کے سامنے ہے, وہ کیسے تینوں سپر پاور کے ساتھ ایک بیلنس
रिलेशनशिप चला सकता है सर? पहली बात यह है कि अदनान सुमेरा जो कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, जब हमसे बहुत मोहब्बत थी अमेरिका को, जब हम सिर्फ उन्हीं की गोद में बैठे थे, तो उस वक्त हमारे साथ, मैं आपके सामने 7 वाकयात मुख्तसरन रखता हूं। सर 65 की जंग में हमारे वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स रोक दिए गए, एयरफोर्स और जहाज, हमारे तमाम इक्विपमेंट अमेरिकन था और स्पेयर पार्ट्स रोक दिए गए कि आपने इंडिया के साथ जंग क्यों की है। दूसरी बात, 71 वार में रशिया ने, यूएसएसआर और इंडिया ने मुआहदा करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था यूएसएसआर और इंदिरा गांधी ने जी। और हमारा जो चहेता था या जिसके हम चहेते थे, उनका 7वां फ्लीट रास्ता ही तलाश करता रहा। जिस तरह आज यूक्रेन को मरवाया है, इसी तरह उन्होंने हमें इंडिया और उनके हाथों पिटवा दिया, मुल्क 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन हमारी मदद को नहीं आए। फिर जब हम उनकी जंग यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और जिहादियों की तरबियत कर रहे थे और सारा जोर अपना लगा रहे थे, उस वक्त इंडिया ने सियाचिन 1984 में ऑक्यूपाई कर दिया और आज तक अमेरिका ने उसको खाली करवाने में कोई रोल अदा नहीं किया। फिर जब हमने कारगिल ऑक्यूपाई किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को घर बुला के, बल्कि आने से पहले ये शर्त रखी कि गैर मशरूत विड्रॉल करो तो अमेरिका आ जाओ, वरना मत आना। सियाचिन कारगिल खाली करवा के इंडिया के हवाले किया। ये उनका हमारे साथ मोहब्बत। फिर कैरी लूगर बिल को ले लें, प्रेस्टर अमेंडमेंट को ले लें, ये और एफएटीएफ में डालना ले लें। ये उस वक्त हुआ जब हम रशिया के साथ बहुत बगलगीर नहीं हो रहे थे। तो मोहब्बत का सिला तो हमें मिला इन 7 इनामात की सूरत में। अब रही दुश्मनी, हम अभी भी मुंतज़िर हैं सर, हम अभी भी मुंतज़िर हैं। लेकिन अभी अच्छा बात सुन लें, अभी क्या है कि रूस के साथ हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अमेरिका को राजी रखना, चीन और रूस को यक वक्त राजी रखना नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका चाहता यह है कि आप चाइना से दूर रहें। उनको जो स्ट्रेटेजिक रूट हमने दिया है, उनको साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलाका के ब्लॉकेड के चांसेस को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए जो उन्हें अल्टरनेट रूट दिया है इंडियन ओशियन में और इंटरनेशनल वाटर्स में थ्रू अरेबियन सी, वो क्यों दिया है हमने गवादर उनको क्यों दे के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया का रास्ता हम क्यों खोलना चाह रहे हैं। ये है उनकी नाराजगी। इसलिए हम चीन से दूर नहीं हो सकते। चीन से दूर होंगे तो अमेरिका गले लगाएगा। अब रशिया के पास हम क्यों जा रहे हैं? 5 वजूहात मैंने पहले आपको गिन रहा था, आपने रोक दिया। पहली बात है अफगानिस्तान का अमन, जिसमें हम जब तक 5 शराकतदार नहीं होंगे उस वक्त तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। चीन, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और अफगानिस्तान, हम 5 मिलेंगे तो आएगा। हमें सस्ती गैस और ऑयल ईरान से मिल सकता है। कौन नहीं लेने दे रहा? अमेरिका लेने नहीं दे रहा, क्योंकि उसने पाबंदियां लगा दी हैं। अब अगर अमेरिका का ही हुक्म मानते रहे तो हम रूस से न गैस ले सकते हैं, न ऑयल ले सकते हैं, न डिफेंस का ट्रेड सर एक चीज क्लियर कर दे, कोई और ट्रेड कर सकते हैं। रूस से ताल्लुकात पर अमेरिका नाराज होगा, अगर होगा तो प्रेशर क्या बेयर करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर सर? बिल्कुल है। उसी प्रेशर को बेयर करने के लिए हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ाना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़े होना चाहते हैं। अगर गवादर को मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट करना है, रजा रूमी साहब, पाकिस्तान में गवादर को ऑपरेट करने के लिए अफगानिस्तान में अमन पॉइंट सर, रजा रूमी साहब, पाकिस्तान को किस तरह के ऑयल पाइपलाइंस आनी चाहिए गवादर? सर बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट। रजा रूमी साहब, किस तरह के प्रेशर या रिएक्शन पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं रशिया के साथ अगर ताल्लुकात, जिस तरह जनरल साहब बता रहे हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर ने आज ब्रीफिंग भी दी या मीडिया रिपोर्ट्स आती रही या शहबाज गिल साहब की वीडियो और ट्वीट्स हम पढ़ते रहे, तो अगर वो सारी इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो क्या रिएक्शंस होंगे सर? देखिए अभी तो रिएक्शन नहीं आया। अभी ये सुमेरा बता रही थी कि फॉरेन ऑफिस ने जिक्र किया है फोन कॉल वगैरह का। अभी तो ये मेरे ख्याल से आगे आएगा। अभी तो ये एक मुलाकात थी। देखिए
سب کو پتا ہے یہ پہلے سے شیڈیول ملاقات تھی. یہ تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پوٹن کی مدد کے لیے پہنچ گئے, ایسی تو نہیں تھی. یہ تو کئی ہفتوں مہینوں پہلے سیٹ ہوتی ہیں ملاقاتیں. اب کیا پتا تھا عمران خان کو کہ وہاں پہ جا کے تو پوٹن صاحب جو ہے چڑھائی کر دیں گے, گولہ باری سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ تو دنیا کو پتا ہے, اتنے بھی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ مزید ہمارا اس طرف جھکاؤ رہے گا تو پھر بہت سارے ان کے پاس ٹولز اور انسٹرومنٹس ہیں, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. پہلے تو ہمارا IMF کا پروگرام ہے, 1 قسط آئی ہے, اب بقایا جو آنا ہے, کیونکہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے ڈالر بیس, دیکھیے وہ مغرب کے چنگل میں ہے. اب یہ ریئلٹی ہے, آپ اور میں اس کو نہیں بدل سکتے. یہ بدلنے میں کوئی 1 دہائی 2 دہائیاں لگیں گی, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. اپنے ڈومیسٹک طریقے سے اپنے ملک کو سٹیبلائز کرنا پڑے گا, اپنی جو ہے غلط خرچے کم کرنے پڑیں گے, ویسٹ کرپشن کو روکنا پڑے گا, اور اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں, یقین جانیں ہمیں اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سنگاپور دیکھیں, چھوٹا سا ملک ہے, پنڈی سے آندھا ہوگا جی آبادی کے لحاظ سے, وہ کئی اربوں سینکڑوں اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ اور تائیوان کو دیکھیں, 200-300 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہیں. تو یہ ہم نے اپنی تعلیم کے اوپر ان چیزوں پہ فوکس نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ نا ایک گورنمنٹ آئی, بالکل ابھی کیسے ہوتا ہے, سمیرا کو نکالو, دوسرے کو لاؤ, تیسرے کو لاؤ. سمیرا خان صاحبہ, یہ جو رضا رومی صاحب بات کر رہے ہیں FATF پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر. اگر ہم IMF پروگرام کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو معاشیت ہے, ملک کے اندر جو نظام ہے, معاشی نظام, وہ چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اس کے لیے بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں US کے اوپر. ملک کی ٹریڈ کی بات کریں تو اس کے لیے بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ڈالر کے اوپر. تو جب ساری ڈیپینڈنسی آپ کی US کے اوپر ہے, تو آپ اپنی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یا ٹرمز ہیں, اس کو اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں تو آئے گا. اس کے لیے کیا ہم پریپیئر ہیں؟ یہ آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا عدنان. اس وقت میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان شاید پہلی مرتبہ نہ صحیح لیکن دوسری مرتبہ اسمارٹلی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کھیل رہے, لیکن کوشش بہرحال پاکستان ضرور کر رہا ہے. اس میں آج ایک اور بڑا اہم بیان تھا وزیر خارجہ کا, جو کہ ہمارے ایک ساتھی صحافی نے سوال کیا کہ روس LNG ٹرمینل کی بات, تو وزیر خارجہ نے ایک جملہ بولا اس کے جواب میں کہ روس اگر گوادر میں دلچسپی دکھاتا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے, اٹس اے بگ نیوز. اگر رشیا بھی گوادر میں آتا ہے, حصے دار بنتا ہے, وہاں سے 59 ناٹیکل مائلز کے ڈسٹینس کے اوپر جبوتی کا جو نیول بیس ہے وہ چین کے پاس ہے. پھر ڈیجیٹل سلک روٹ پاکستان کے اندر چین اس کی داغ بیل رکھ چکا ہے, which is once again a parallel internet system for the world, جو کہ تھرو یورپ اور تھرو افریقن کنٹریز جا رہا ہے. اور پھر اس کو سینٹرل ایشیا تک لے جانے کا پروگرام ہے, سی پیک کو لے کے جانا ہے. سی پیک پر بھی ویزیبلی رشیا جو ہے وہ بہت ولنگلی ایکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر جو پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پروگرام ہے نارتھ ساؤتھ, اس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جلد مکمل کیا جائے گا. آئی تھنک کہ پاکستان, اور پھر وزیر خارجہ نے کنکلوڈ اپنے ریمارکس اس پہ کیے جب میں دوبارہ ان سے پوچھا کہ امریکہ اور پاکستان, نیٹ پرائز کا اسٹیٹمنٹ تھا بریفنگ میں ایک سوال پہ, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکی مشترکہ مفادات کا خیال رکھا جائے, یعنی اس وزٹ پر جو ان سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے بھی ان کو جواب میں یہ کہا کہ پاکستان سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھے گا. آئی تھنک اب ہم اس دور میں جا چکے ہیں عدنان کہ ایون پاکستان سے بھی میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں کہ فار دا ڈیفینس پروکیورمنٹ, فار بیٹر ایڈوانس ڈیفینس کیپیبلٹیز, پاکستان کو ایون اسرائیل سے بھی اپنے ریلیشن شپ بنانے چاہیے. اف ناٹ ریکگنیشن, ڈی فیکٹو نہ, ڈی جور نہ صحیح, ڈی فیکٹو. اگر اتنی حد تک اب ڈسکشنز یا بات چیت شروع ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں مان لینا چاہیے کہ پاکستان کی بھی تھنکنگ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے. پاکستان اپنے ڈیفینس بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. 30 سیکنڈ میں کامنٹ کر دیجیے گا. پوری دنیا یوکرائن پہ کیے گئے حملے پہ کامنٹ کر رہی ہے اور میجورٹی 99% اس کو کنڈم کر رہی ہے. پاکستان خاموشی سے کونے میں کھڑا ہے, تو اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا کبھی بھی. دیکھیں اس کے ریئیکشن پہ آپ پھر بریک لے لیں. میں آپ کو وہ 5 اوکیزن بتانا چاہتا ہوں جب ہم نے دنیا ساری کے پریشر کو نیگیٹ. سر 120 سیکنڈ دیے سر, آپ کو کیا یاد کریں گے اپنے حصے کے؟ اوکے
ओके, ब्रेक ले लो। पहली बात यह है अरे बोल ले सर, बोल ले 5 मौकों पर बोल ले सर। 5 मौकों पर अब पाकिस्तान पर प्रेशर आया डायरेक्ट अमेरिका से और हमने डिनाई किया जी। या दूसरे मुल्कों से। पहली बात यह है कि जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था तो अमेरिका ने ऑफर भी की, धमकी भी दी और सारे इशारे किए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के मफाद में है, हम करेंगे, और हमने किया, कोई क़यामत नहीं आई। फिर जिस दिन बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, जनरल डनफोर्ड ने अमेरिका से डायरेक्ट रात के 4 बजे कॉल किया, अर्ली मॉर्निंग, जनरल जुबैर अयाद को, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उनको कहा कि इंडिया ने आपको रात को स्ट्राइक किया है, हम आपको मशवरा देंगे कि रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जनरल जुबैर ने कहा, मैंने आपको 24 घंटे पहले कॉल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपको यही बताना चाहता था, अब हमारे पास रेस्ट्रेंट का ऑप्शन नहीं है, हम जवाब देंगे, ये हमारे कौमी मफाद में है, और हमने जवाब दिया और दुनिया ने देखा। फिर हमारे दोस्त मुल्क ने हमें कहा कि यमन में फौज भेज दो, हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये हमारे मफाद में है, हम नहीं भेजेंगे, और हमने नहीं भेजी वो फौज। तो ये वो ओकेजन थे जब हमने ये सारे काम किए और इसको रेजिस्ट किया और अपने मफाद में फैसला किया, और कोई क़यामत नहीं आई। अब भी ऐसा ही होगा। हमारे यूक्रेन से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने उनको, दोनों ममालिक को ये कहा था कि आप अपने डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली अपने मसले का हल तलाश करें, लेकिन वो भी मुल्क अपना मफाद देखेंगे, और उनको मरवाया है यूक्रेन को अमेरिका और वेस्ट ने। क्यों वो उनको नेटो में शामिल करना चाहते हैं जब पहले उनके न्यूक्लियर वेपन उनसे तबाह करवा चुके हैं और उनकी वो कैपेबिलिटी उनसे वापस ले चुके हैं यूक्रेन की, और मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के आज जरा जाए ना उसकी फिजिकली मदद करने के लिए। सर बिल्कुल सही सर। आज जनरल साहब गुफ्तगू हुई रूस के दौरे पे और यूक्रेन पे, आपने नवाज शरीफ को क्रेडिट तो दिया कि प्रेशर था नवाज शरीफ पे एटमी धमाके करने का, पर उसने कर दिया प्रेशर। ब्रेक पे जा रहा हूं सर, अब कह दिया आपने। देखिए नवाज शरीफ को देखें, वेलकम बैक। जनरल साहब आपसे शुरू कर रहा हूं सर। मुल्क की सियासी सूरत हाल लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तरफ जा रही है, क्या अपोजिशन को अदम एतमाद में कामयाबी मिल सकती है सर? मेरी जाती समझ में नहीं। उसकी वजह, 2 पार्टियां जो बरसरे इक्तदार हैं वो बहुत बड़ी लूजर होंगी। 3 पार्टियां। अच्छा। पहली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 13 बरस से एक सूबे पर हुकूमत कर रही है, वो अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहेंगे आदम एतमाद की सूरत में। दूसरी मुस्लिम लीग क्यू, जो इक्तदार का हिस्सा है, मिनिस्टर्स भी हैं और उधर स्पीकर भी हैं पंजाब असेंबली के। अगर इक्तदार से अलग होते हैं तो नून और पीपल्स पार्टी और पीटीआई में से उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो अपना सब कुछ लूज कर बैठेंगे, जो 5 मेंबर्स की जमात है। और तीसरी बात, सारे अपोजिशन मिलकर लूजर होगी 2 मौकों पे जी। अगर ये तब्दीली ले आते हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं करने में, अगर असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो ये MQM, GDA, मुस्लिम लीग क्यू एंड पीपल्स पार्टी अपने हाथों से अपने इक्तदार का खुद खात्मा कर देंगे। और अगर नाकाम दूसरी कामयाबी इन्हें मिल भी जाती है तो ये उन तमाम मसाइल का हल 1.5 सालों में पेश नहीं कर सकते जो 3.5 सालों में। सर ये तो आपने सर असेंबली डिसॉल्व करा दी ना जनरल साहब। शायद की नहरें नहीं, थ्योरी को चेंज करना सर। अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ है कि इमरान खान को रिमूव कर दो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से, बुजदार साहब को रिमूव कर दो चीफ मिनिस्टर के ओहदे से, फिर क्या होगा सर? फिर तो काफ को भी फायदा है, पीपल्स पार्टी को भी फर्क नहीं पड़ रहा सर। नहीं, आप मुझे बताएं, इमरान को रिमूव कर दो तो और किसको बना दो? ये तो वही बताएंगे सर, मैं कैसे बताऊंगा? ये तो देखिए, पीटीआई को इक्तदार से अलग करना है ना मकसद। हाँ, सर तो अगर पीटीआई को इक्तदार से अलग करेंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती ना सर। ये आज इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से अदम एतमाद के जरिए हटा दिए जाते हैं तो असेंबली तो सस्टेन करती है ना सर।
मेरी बात सुन लेना जी। अगर तो वजीर आजम तो फिर नून या पीपल्स पार्टी से आएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन इल्जामात की वजह से महंगाई हो या मुआशी हालत हो या फॉरेन पॉलिसी हो या जो भी बकौल इनके तनकीद की वजह से जो कमजोरियां हैं पीटीआई की, उनका हल अगले 1.5 सालों में किसी जमात के पास नहीं है। बिल्कुल सही है साहब के मुल्क में जनरल साहब ने जवाब दिया है सर, आप अभी पाकिस्तान से गए हैं, ये जो जवाब जनरल साहब दे रहे हैं ये ओपिनियन एक जनरल पब्लिक का भी है और सहाफती हल्कों का भी है, सियासी हल्कों का भी है। तो क्या अपोजिशन की समझ में नहीं है ये बात, या अपोजिशन सिर्फ एक सियासी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, इससे इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ता सर? देखिए सियासी कार्ड तो पहले था, अब तो नहीं। अब तो सूरत हाल, अब तो बगौल चंद साहब गल वध गई है, बगौल चंद साहब के मुख्तारे के तो गल वध गई है सर, ठीक है ना। ये अब 1 महीना ही है जिसमें एक भरपूर कोशिश की जाएगी हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से फारिग करने के लिए। क्या वो कामयाब होती है कि नहीं होती, मैं नहीं बता सकता। ना तो मैं नजूमी हूं और ना ही मेरे पास आपकी तरह अंदर की खबरें हैं, आपकी तरह या जनरल साहब की तरह। तो मैं तो सिर्फ आपको तज्जिया ही पेश कर सकता हूं कि उन्होंने नंबर अपने आगे पीछे करके हर तरीका। जनरल साहब ने भी हमें जोर देते, सुमेरा इज अ फील्ड जनरल, सुमेरा के पास खबरें हैं। जनरल साहब तो मेरी तरह है सर, वो भी कुर्सी पे बैठे, मैं भी कुर्सी पे बैठा। नहीं, देखिए बात ये कि इस वक्त जो है वो पूरी कोशिश कर रही है अपोजिशन, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर ये अभी नहीं होता ये मामला, तो फिर ये खान साहब अपना टर्म पूरा करेंगे। और उसकी वजह यह है कि अगला जो 5 से 6 हफ्ते जो हैं उसके दौरान ही वो ये चेंज लाकर एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब आपका सवाल ये था क्या उससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जो माशी चैलेंजेस मैंने पहले भी जिक्र किया, सबके लिए होंगे। बिल्कुल ठीक। टाइम का रजा भाई, वेरी काइंड। सुमेरा खान साहब, ओवर टू यू। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद की तहरीक, कितना प्रेशर है खान साहब पे और मौजूदा हुकूमत पे? देखिए दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो यही कह रही है कि हम पे प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर बहरहाल है। अगर जहांगीर तरीन से मिलने की बात हो रही है तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर नजर आ रहा है। अगर दूसरी जानिब पीडीएम के लोग मिल रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, जरदारी शहबाज मिल रहे हैं, चौधरी इसके साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है, बरसों बाद उनको पता चला है कि उनकी तबीयत खराब है। सेम गोज फॉर इमरान खान के चीनी वाले स्कैंडल के बाद, इतने मुश्किलात के बाद अगर फिर जहांगीर तरीन का नाम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में लिया जा रहा है, तो मतलब नजरिए जरूरत के तहत तो सब मिल रहे एक दूसरे से। इट मीन्स प्रेशर इज देयर और अदम एतमाद का प्रेशर यकीनन होगा, मगर मुझे कामयाबी के ऑनेस्टली चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि अब ये लग रहा है कि इस दौरे के बाद वजीर आजम जो है वो खास से मुतमईन नजर आता है। इसका मतलब है कि उन्हें पॉलिटिकल क्वार्टर से भी कोई यकीन दहानी ऐसी हुई है जिसकी वजह से अब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी रिलैक्स हो गई है, वरना पिछले दिनों वो भी अच्छे खासे स्ट्रेस में नजर आ रहे थे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहब आपका, जनरल एजाज मान साहब आपका, रजा रूमी साहब आपका भी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल अगले महीने में कहीं अरूज पर होगी, पर देखना यह है कि अपोजिशन किस हद तक अपने इस नारे में और इस दावे में कामयाब हो पाती है कि अदम एतमाद लेके आएगी। क्योंकि 3.5 साल में अपोजिशन की मुसलसल नाकामी ने अपोजिशन को उस दोहराए पे ला खड़ा किया है जहां से अपोजिशन की नाकामी शायद उसकी सियासी मौत भी हो सकती है, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को भी होगा। आज का शो यहीं तक में ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।